हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा वोकैब टिप्स, लास्ट मिनट वोकैब टिप्स, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर है। 31 तारीख को एएफओ का एग्जाम है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत जोर शोर से जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार आप अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका वोकैब फिल इन द ब्लैंक्स, idioms and phrasal verbs, close test, word usage questions, word swapping, match the column, इवन आरसी में भी आपको एक डिसेंट वोकैब हेल्प करता है। अब आपको इन जो तीन दिन है आपके पास, इनमें आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर बेटर हो सकता है। एक तो जो आपका जो वर्ड्स का कलेक्शन है, आपने जो वोकैब जो अब तक याद किया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। दिस इज द फर्स्ट टिप। द सेकेंड थिंग इज न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। जो आपने अब तक याद किया है या अभी भी जो आप न्यूज़पेपर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रिवाइज करते रहिए। ये आपके बहुत काम आएगा। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, वेरी वैल्यूएबल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरी चीज है वर्ड रूट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट्स आपको हेल्प करते हैं वर्ड का मीनिंग गेस करने में। कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हो, आपको हो सकता है उस वर्ड का मीनिंग बहुत क्लियरली नहीं मालूम, लेकिन यदि आप वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है और उसके बेसिस में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको यह भी मालूम होगा कि अगर आप आरसी भी नहीं कर पाते तो आरसी में 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर आरसी में वोकैब बेस्ड होते हैं, और अगर आप थोड़ा भी उसको इंटेलिजेंटली प्रेजेंस ऑफ माइंड से करते हैं तो आप उनमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एक और बात, इडियम्स और फ्रेजेस फिल इन द ब्लैंक्स में, फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में बहुत टेस्ट होते हैं और इनके अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको रिवाइज करना मत भूलिएगा। और इडियम्स जो है, ट्रेडिशनल इडियम्स और फ्रेजेस के अलावा फ्रेजल वर्ब्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। इवन आरसी में भी अगर आपको अच्छे से समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, तो फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज द फ्रेजल वर्ब्स and you revise the newspaper vocabulary, your list of words, the collection of words and word roots also. अब हम देखते हैं, देखिए जो न्यूज़पेपर का एक सैंपल हम लेते हैं, आज ही के वेबसाइट से लिया है, द हिंदू में छपा है। किस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली आजकल के पेपर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं। जो है जिस तरह के वर्ड आते हैं दे आर शॉर्ट एंड क्रिस्प विच आर यूज्ड इन द न्यूज़पेपर्स। जैसे ये देखिए, आरबीआई रिपोर्ट शोज क्रेडिट ग्रोथ स्पर्स पब्लिक लेंडर्स बैलेंस शीट्स टू 10-year हाई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY फाइनेंशियल ईयर 23। Commercial banks may have to raise deposit rates more to meet a surge in credit demand. While banks have swiftly transmitted increases to lending rates, deposit rates have been laggards for most. ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। स्पर का मतलब क्या है? एक तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना है। स्पर का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू लीड टू इंक्रीज इन समथिंग, यानी किसी चीज को बढ़ावा देना। तो क्रेडिट ग्रोथ स्पर्स पब्लिक लेंडर्स बैलेंस शीट का मतलब है कि पब्लिक लेंडर का जो बैलेंस शीट है, पब्लिक लेंडर कौन होता है? जो बैंक होते हैं, ठीक है, पब्लिक लेंडर, गवर्नमेंट बैंक्स, आरबीआई, तो वो उसमें ग्रोथ हुई है, क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ के कारण बैंक्स की बैलेंस शीट में इजाफा हुआ है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स, इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके डिटेल में ये हेडलाइन था, may have to raise deposit rates more to meet a surge। अब देखो वर्ड्स जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ, सर्च का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, और ये इंक्रीज यहां पे एज ए नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्विफ्टली का मतलब भी रिलेटेड है क्विकली, ठीक है। और ये जो है एक एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। लैगर्ड, ये आप जानते हो कि लैग करना यानी पीछे रहना, जो पीछे छूट जाता है
दोज हु फॉल बिहाइंड, ये है मीनिंग। तो इस प्रकार जो वर्ड्स हैं आपने देखे, स्पर। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में यूज होते हैं डे टू डे, दीज वर्ड्स आर क्वाइट कॉमन and it makes sense to quickly go through and revise such words like spur, which means to lead to growth of something, surge एक नाउन है, इंक्रीज है, स्विफ्टली आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा कई क्वेश्चंस को क्रैक करने में। स्विफ्टली एक एडवर्ब है और लैगर्ड जो है एक नाउन है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया था, वन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस और फॉल्स बिहाइंड अदर्स। अब हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ड स्वैपिंग का, जिसमें देखते हैं कि आप क्विकली किस तरह से आप ये जो नॉलेज है, बेसिक सेंस ऑफ वोकैबुलरी, इसको यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं वर्ड स्वैपिंग क्वेश्चन में इनका पोजीशन आधा बदली करना होता है, इनका चेंज करना होता है और करेक्ट पोजीशन में लाना होता है अंडरलाइन वर्ड्स को। द अटेम्प्ट इज टू डैश अहेड ऑन अ ग्लोबल रिहॉल ऑफ डैश कंजम्पशन। अब देखो ये कंजम्पशन है नाउन, ठीक है, टू जो है ये वर्ब के पहले आता है, आप जानते हो। तो इसके बाद पहली बात तो यहाँ पे हमें कोई वर्ब चाहिए जो इसको पूरा कर सके, टू डैश अहेड। अब कौन सा वर्ड आ सकता है जो इस वर्ब फॉर्म को पूरा करेगा, वर्ब फ्रेज को? टू कैटास्ट्रोफिक अहेड नहीं, इंप्रूव अहेड नहीं, चेंज अहेड ऐसा कुछ नहीं होता। The attempt is to inch ahead. Inch ahead means to make a slow progress, inch by inch, छोटा छोटा progress, ठीक है। तो इंच ये आ गया, तो ये स्वैप हो गया। अब ये गया तो यहाँ पे क्या आएगा? एनर्जी आएगा, एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन आ सकता है क्योंकि एनर्जी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। कैटास्ट्रोफिक, अर्थ चांसेस, कैटास्ट्रोफिक यहां पे आ सकता है क्या? टू डैश अर्थ चांसेस। अब यहां पे टू एक और आ गया, तो टू के बाद हमें एक और वर्ब फॉर्म चाहिए, क्या आएगा? टू के बाद एक और वर्ब यही बचा, टू इंप्रूव, ठीक है कि नहीं? टू इंप्रूव। अब किस तरह का? टू अगेंस्ट क्या? जब आप अगेंस्ट बोल रहे हो तो यहां पे कोई नाउन ही होगा ना, अगेंस्ट नाउन नहीं, यहां पे एडजेक्टिव आएगा क्योंकि ये नाउन है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक नाउन है, क्लाइमेट में बदलाव, ठीक है। तो किस तरह का चेंज? क्लाइमेट चेंज कैसा होता है? कैटास्ट्रोफिक होता है। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत भयंकर, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये सेंटेंस बना, द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड ऑन ए ग्लोबल रिहॉल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन टू इंप्रूव Earth's chances against catastrophic. Catastrophic का मतलब ध्यान रखना, it means destructive. ओके, एक और वर्ड होता है एपोकैलिप्स, डिजास्टर। इस तरह के वर्ड्स दे आर सिमिलर। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लड्स, you talk about natural calamities, they are all similar words. तो आप जब वर्ड्स को पढ़ते हो तो आप कम से कम ये ध्यान रखना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, कितना नेगेटिव है। एक अगर आप ये भी ध्यान रखते हो तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट क्लोजर टू योर आंसर्स। तो चलिए अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स के क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार आप स्मार्ट वोकैबुलरी टूल्स यूज कर सकते हो। लिमिटेड वोकैबुलरी, आपको केवल लॉजिकली सोचना है, बहुत शार्पली, बहुत एक ठंडे दिमाग से सोचकर आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। द टीचर इस, ये जो है इसमें क्या करना है आपको, यहां पे यहां पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, तीनों में ब्लैंक है। आपको 5 पेयर्स दिए, 5 वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। लेफ्ट में एक वर्ड है, राइट में एक वर्ड है, ऐसे 5 हैं। तो इनमें से लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स है उनमें से कोई एक जो लेफ्ट वाला जो वर्ड है वो दोनों में आएगा, ठीक है। लेफ्ट में से जो वर्ड है वो दोनों फर्स्ट 2 ब्लैंक्स में आएगा
और जो राइट वाले वर्ड्स हैं वो थर्ड ब्लैंक में आएंगे। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह का ये एक न्यू पैटर्न फिलर क्वेश्चन है। सो टीचर क्लियरली डैश द बाउंड्रीज ऑन द ग्राउंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी टीचर ने ग्राउंड को अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए, मानो यहाँ पे कोई कैरम मैच होगा, ठीक है, यहाँ पे बास्केटबॉल होगा, मे बी यहाँ पे फुटबॉल खेलेंगे। तो टीचर ने ग्राउंड को अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से क्या किया, डैश द बाउंड्रीज। और दूसरा है हैव यू डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द 3 ऑफिस असिस्टेंट्स, ऑफिस में असिस्टेंट है उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या किया, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है जो राइट वाले ब्लैंक के लिए, इफ यू आर नॉट सो डैश अबाउट योर नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज यू कैन अचीव मच बेटर देन दिस। ठीक है, अगर आप इतने वो नहीं हो तो आप अपने नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात यह है कि टीचर जो है क्या करेगा, हैव यू। अब हमारी नजर पड़ती है हैव यू। हैव यू एक क्वेश्चन है, हैव के बाद क्या आता है, किस फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है भाई, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। अगर आप जानते हैं बेसिक ग्रामर कहता है कि हैव के बाद यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं, हैव के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तब भी ये रूल, तो उसके हिसाब से हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये हमारे पास तीनों बचे हैं। ठीक है, अब टीचर जो है बाउंड्री, अब हमें इस वर्ड, हो सकता है कि वर्ड का मीनिंग बहुत क्लियर, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, ये तो एक कॉमन वर्ड है। डीमार्केट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट ये भी आपने सुना होगा, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, है ना। अब जो है टीचर या कोई ऑफिस में काम करने वाला, क्या वो अलग अलग करेगा, आइसोलेट करेगा, क्या वो चाहेगा कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। ऑफिस में भी कोई नहीं चाहेगा कि क्या आप जब जिम्मेदारी बांटोगे तो बिल्कुल जो है उनको अलग थलग कर दोगे। जिम्मेदारी बांटी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बात नहीं करेंगे या कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, तो टोन जो है आपको वर्ड का ध्यान रखना जरूरी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई ऑफिशियल बात है, फॉर्मल बात है, तो आपको नेगेटिव वर्ड्स जो है नॉर्मली नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ड को गौर से देखिए, जब आप वर्ड को गौर से देखते हैं तो कई बार आपको उसकी कुंजी मिल जाती है। मार्क करना, डी मार्केट मतलब निशाना बनाना, डी मार्केट, डी मार्केट का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है टू डिफाइन द बाउंड्री। तो ये ठीक है, यहां पे आ सकता था टीचर क्लियरली डीमार्केटेड। टीचर जो है भेदभाव नहीं कर सकता, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा है हैव यू डीमार्केटेड, क्या ये फिट बैठता है यहां पे, हैव यू डीमार्केटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द 3 ऑफिस असिस्टेंट्स। यहां पे डीमार्केटेड का मतलब है टू सेट द लिमिट्स, कि आपने ये डिसाइड किया, पहले से डिफाइन किया कि ये भाई ये तुम्हारा काम है, तुम ये काम करोगे, ये तुम्हारा काम यहां पे खत्म होता है। और जो पहले ऑफिस असिस्टेंट से जो दूसरे ऑफिस असिस्टेंट थे उनसे बोला कि ठीक है ये वाला काम करेंगे, आप ये वाला काम करेंगे, और तीसरे वाले से बोला कि आप फला फला काम करेंगे। ठीक है, तो आपने बोला कि तुम ये काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो डी मार्केट दोनों में फिट होता है। तो इसके साथ आया डिफिडेंट। अब डिफिडेंट का मतलब अगर नहीं भी मालूम तो भी क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आपको मिल ही गया ना, आंसर है डीमार्केटेड और डिफिडेंट। लेकिन क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम इसको लॉजिकली समझना चाहेंगे, और एटलीस्ट आपको डबल चेक तो करना चाहिए यदि आपको मालूम है। अब टीचर ने, हमने आपको बताया ना, टीचर ने कहा कि अगर आप तुम इतने नहीं हो, ऐसे नहीं हो, इफ यू आर नॉट सो डैश अबाउट योर नॉलेज, तुम्हारे अंदर नॉलेज तो है, काबिलियत भी है, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो क्या चीज की कमी होगी। तो हमें कैसा वर्ड चाहिए, हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वर्ड तो बाकी भी है लेकिन वो एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, शाई एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। डिफिडेंट का मतलब होता है जो बहुत शर्मीला हो
और अपने आप में कोई अभिमान नहीं रखता और अपनी प्रतिभा को छुपा के रखता है, तो इफ यू आर नॉट सो डिफिडेंट, यही इसका आंसर होगा। स्लैप डैश और ब्रैश का मतलब रूड होता है, इम्पेचुअस का मतलब होता है जब बिना सोचे समझे काम करे, इम्पल्सिव। ओके, हेस्टी का मतलब होता है जल्दी, ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं। और डिफिडेंट का मतलब होता है शाई एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आप लिमिटेड वोकैबुलरी से भी आप क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं उसी तरह का। यहां पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वर्ड हैं इनसे आपको दोनों ब्लैंक भरने हैं और राइट हैंड वाले से थर्ड ब्लैंक भरना है। इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे, अगर आपको मीनिंग कम भी मालूम है, इनमें से कई वर्ड्स का नहीं मालूम है, ऑब्वियसली यहाँ पे 10 वर्ड लिखे हुए, तो भी आप इसको क्रैक कर सकते हो कॉमन सेंस, बेसिक ग्रामर एंड लाउड कॉमन सेंस के साथ। ठीक है, द थीम ऑफ आवर प्ले डैश दैट वी शुड सपोर्ट एंड ओनली द कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड। द थीम ऑफ आवर प्ले, द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट डैश द ब्राइट एंड सिक्योर फ्यूचर ऑफ। अब जाहिर सी बात है यहां पे वर्ब चाहिए और सारे ही वर्ब है। अब सवाल यह है कि वर्ब अगर है तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। ग्रामर का सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत कॉमन एक एरर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। थीम ऑफ आवर प्ले, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ थीम जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये है सिंगुलर। प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ये भी है सिंगुलर। अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। और वर्ब अगर सिंगुलर होता है तो उसके आखिरी में एस आता है। अब आप बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें कि एस आ रहा है? इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं। इसका मतलब आपको बिना आंख बंद करके आप इसको लगा सकते हो, ये आपको आंसर मिल गया है। अब हम इसको डबल चेक करते हैं, इसको लगा के देखते हैं। पहली बात तो द थीम ऑफ आवर प्ले इंप्लाइज दैट वी शुड सपोर्ट, यानी इंप्लाई का मतलब जो होता है इस बात की ओर इशारा करता है कि दैट वी शुड सपोर्ट ओनली द कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो ये हमारे जो प्ले है ये इसका संदेश है, थीम है। द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इंप्लाइज, तो ये भी इस बात का संदेश देती है, इशारा करती है कि द ब्राइट एंड सिक्योर फ्यूचर ऑफ, तो वो जो है बेटियों के लिए के भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए एक संदेश देती है। अब सवाल है कि राइट हैंड वाला हमने चुन तो लिया, आंसर तो मिल चुका है। डेरोगेटरी का मतलब होता है डेरोगेटरी, DER। कुछ कुछ वर्ड्स में DER जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब नेगेटिव होता है। डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, इंसल्टिंग। अगर आप थोड़ा भी आइडिया जानते हो तो ये वर्ड एक पॉजिटिव है। जीनियल और ग्रेशियस का मतलब होता है गुड, पॉजिटिव, ग्रेसफुल। अर्बेन का मतलब होता है सिविलाइज्ड। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस सेंटेंस में लिखा है कि उस बंदे को नौकरी से सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड क्यों किया जाएगा? उस बंदे ने किस तरह के रिमार्क किए होंगे, किस तरह के सेंटेंस बोले होंगे अपने सीनियर स्टाफ मेंबर्स के प्रति। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ऐसी डिरोगेटरी, इंसल्टिंग बात बोली होगी जो उनको चुभी होगी। तो इसीलिए इसका जो है आंसर डेरोगेटरी ही राइट में आना चाहिए, हैंस कंफर्म। तो ये हमारा आंसर है, implies and derogatory. This is how, guys, with limited vocabulary, with the right frame of mind and spirit, all you have to do is to look at the questions and just focus on the part of speech, whether the word is positive or negative, and try to eliminate the options and quickly get your answer. So on this note, I wish you all the very best and success for your exam. God bless you and may you come out with flying colors. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe, and if you haven't, iExamB website has a lot of free mock tests. तो लास्ट डे तक आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कीजिए, वोकैब और ग्रामर रिवाइज कीजिए और
सफलता की ओर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।